आयनाइजेशन रिएक्शन कैसे लिखोगे? आयनाइजेशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे? K4CO CN6 दिस विल ब्रेक डाउन इनटू, ये दोनों अलग होंगे है ना, ये अलग, ये के ऊपर कैसे चार्ज है, प्लस या माइनस? प्लस ना, पोटेशियम पे हमेशा प्लस वन चार्ज होता है, अच्छा कितना पोटेशियम इधर, 4, तो ये 4 इंटू के प्लस, और ये पूरा ये अलग होगा क्या बोल, ये पूरे पे अकेले चार्ज आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 इंटू प्लस वन कितना हुआ, +4 को बैलेंस करने के लिए -1, ऐसे आयनाइज होगा। तो आयनाइजेशन में खाली काउंटर आयन अलग होता है, बाकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पूरा अच्छा आयन बन के अलग होता है, तो इसको हम लोग कौन सा आयन बोलते हैं, बताया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉम्प्लेक्स आयन, क्या बोलते हैं बोल, कॉम्प्लेक्स, एकदम अच्छे से समझा। नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये कभी कटायन की जगह पर आता है, कभी अनायन की जगह पर आता है, जैसे यहाँ पे किसकी जगह पर आया था, अनायन की जगह पर, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना उसमें। अच्छा सॉल्ट का नाम लिखते वक्त हमेशा पहले कटायन को लिखा जाता है फिर अनायन को लिखा जाता है। आप NaCl को सोडियम क्लोराइड को हमेशा ऐसे लिखते हो, कभी ऐसा लिखे हो क्या, क्यों रॉन्ग है ये, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आप इसमें अनायन पहले लिखते हो। सॉल्ट का नाम लिखते वक्त ऑलवेज दिस इज द सीक्वेंस वी फॉलो, ऑलवेज देयर शुड बी कटायन फर्स्ट, अनायन सेकंड, तो इसीलिए सोडियम पहले लिखते Cl बाद में लिखते। तो इधर भी देख, काउंटर आयन को मैंने पहले लिखा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बाद में लिखा, लेकिन सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले रहेगा और काउंटर आयन बाद में रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख देता हूँ, CO, ध्यान से देखना, CONH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस CO, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें मेरे को बताओ कौन कौन है, बात सबसे अच्छी बात, इसमें देखेंगे कौन क्या है ना, व्हाट इज दिस टोबाल, व्हाट इज दिस टोबाल, सेंट्रल मेटल एटम, ये दो NH3 कौन है, ये गैस, ये दो क्लोरीन कौन है, ये गैस, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या ये, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड व्हाट इज दिस सिंगल चेन, काउंटर आयन, ये क्या बेटा, काउंटर आयन। अब इसमें देख काउंटर आयन बाद में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले आ रहा है, मतलब ये अपना कौन है, कैटायन, और ये क्या अपना, ये जब टूटेगा तो ये माइनस अलग हो जाएगा ना, और इस पे कितना चार्ज आएगा, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है मतलब वो कैटायन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में मतलब वो अनायन है, गेटिंग माय पॉइंट। तो काउंटर आयन कैटायन की जगह पे भी आ सकता है, अनायन की जगह पे भी आ सकता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन की जगह पे भी आ सकता है, अनायन की जगह पे भी आ सकता है, समझ में आ रहा है तुमको, इसका फिक्स पोजीशन क्या बोलो, नहीं, इज इट वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलते हैं, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनाइज होता है, काउंटर आयन अलग हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर अच्छा एक साथ अलग होता है आयन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोले, कॉम्प्लेक्स आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होता है इसको हम लोग कहते हैं चार्ज नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं बोल, चार्ज नंबर। ये कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कितना चार्ज है, -4 ना, तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज नंबर कितना दूं, -4, इस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज नंबर कितना बेटा, -4, ध्यान दिया, इसका चार्ज नंबर है -4, इसका चार्ज नंबर क्या है बोल, -4। और एक बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बीच में होती है वो होती है सेंट्रल मेटल एटम। मैंने आपको बताया था ये यूजुअली एटम नहीं होता है, आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, इसके ऊपर भी चार्ज रहेगा, ये कैसा चार्ज होता है आपको पता है, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज रहेगा उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम लोग क्या कहते हैं बोल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, समझ में आ रहा है। और इसको निकालने के लिए हम लोग चार्ज नंबर का यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बोल, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, चार्ज नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे सर, अभी समझिएगा कैसे, बोर्ड पर लिख कर लो, ये कॉम्प्लेक्स आयन को उतार रहा हूँ मैं, COCl, क्या का एग्जाम्पल करें हम लोग इधर, कैलकुलेटिंग या फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, OH मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। तो इसके लिए एग्जांपल उठाते हैं, ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन देख, क्या है कॉम्प्लेक्स आयन, COCl6, चार्ज कितना उसके बेटा, 4 न्यूट्रॉन। इसमें मेरे को किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बोल, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है। तो कैसा करने के बाद सब लोग ध्यान से देखो, COCl6 ओवरऑल चार्ज है -4, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है ना, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेंगे, लेट अस से ये
बटा एक्स है। मुझे बताना सी एन पे कितना चार्ज होता है। मोनोडेंटेट में सी एन पढ़ा था ना, सी एन पे कितना चार्ज होता है -1 ना, अभी पढ़ा है ना मोनोडेंटेट। सी एन पे कितना चार्ज होता है बोल, -1। नाउ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आने वाले लिगैंड्स और सेंट्रल मेटल एटम का टोटल जो चार्ज रहेगा, इट शुड ऑलवेज कम इक्वल टू दी चार्ज नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये अंदर का टोटल चार्ज मिला के हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, चार्ज नंबर के बराबर आना चाहिए। तो देख इधर कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है, x। साइनाइड पे कितना चार्ज है, -1। एक साइनाइड है क्या, कितनी साइनाइड, 6 साइनाइड। ये जब पूरा सम करोगे तो ये नंबर हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, चार्ज नंबर। इधर चार्ज नंबर कितना है, -4, प्लस माइनस माइनस 6 1 6, -6 उधर गया, +6, -4 + 6 +2। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, होल +2। तो यहाँ पर हम लोग कोबाल्ट को ऐसा लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से लिखिए। यहाँ पर हम लोग कोबाल्ट को ऐसा लिखेंगे, CO पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट का अच्छा वाला नाम है, ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस रोमन नंबर 2। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाजू में पैरेंथेसिस के अंदर रोमन नंबर से दिखाया जाता है। फिर बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट को सेंट्रल मेटल नाम के सिंबल के आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर से दिखाया जाता है। आप अभी पूरे चैप्टर में कभी देखेंगे ऐसा लिखा रहेगा Fe2, कभी ऐसा लिखा रहेगा Fe2। क्या मतलब है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है Fe, उसके ऊपर +2 ऑक्सीजन, इसमें +4 ऑक्सीजन। तो जब भी मेटल के आगे ऐसा ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर रोमन नंबर लिखा है, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग, क्या दिखा रहा है बताइए, क्या दिखा रहा है बोलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। एकदम अच्छे से समझा, इसमें किसी को डाउट है बोले नहीं ना, पक्का पूरा एकदम अच्छे से समझा। ये सब आपको शुरुआत में दिया हुआ, पढ़ के देखो क्या लिखा, सब देखेंगे ठीक से। पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर हेडिंग है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या दिया हुआ है देखो, द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड्स linked to it are enclosed in a square bracket. This is called coordination sphere. सेंट्रल मेटल एटम और उसको लिंक जितने भी लिगैंड्स होते हैं इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है, विच इज अ डिस्क्रीट स्ट्रक्चरल यूनिट। ये एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। डिस्क्रीट मतलब ये एक अक्खा यूनिट है, ये अलग नहीं होगा, ये नहीं टूटेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग होता है क्या बोल, वो हमेशा बोलो ना पहले तो उसकी तरह जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। When the coordination sphere comprising central metal ion and the surrounding ligands together carry a net charge, it is called the complex ion। सही बात है क्या, देख सही बात है क्या, इधर देख, जब एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम रहेगा और कुछ लिगैंड्स रहेंगे, जब एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कुछ तो भी नेट चार्ज दिखेगा तब हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। सही, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर मतलब किधर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो वो क्या कहलाता है बोल, काउंटर आयन। तो एक साथ कितनी डेफिनेशन दी आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन। एकदम अच्छे से समझा। अब एक ये वाली जो रिएक्शन मैंने कराया देख वहाँ पे भी दिया हुआ है आपको, खाली कोबाल्ट की जगह उसने Fe ले लिया। ओनली डिफरेंस इज दैट कोबाल्ट की जगह उसने क्या ले लिया बेटा, Fe ले लिया। समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो टेबल है ना, ट्राई दिस मिला, वो क्वेश्चन सॉल्व करते देख क्या बोला उसने। यस देखेंगे सब लोग।
कैन यू राइट आयोनाइजेशन ऑफ NiNH6 and Cl2, identify coordination sphere and counter ion. Coordination sphere में करना है, counter ion और ionization reaction, यानी यही काम करना है। करेंगे क्या है क्वेश्चन देखिए, ब्रैकेट के अंदर Ni Cl2। चल सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बात बताएंगे, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Cl। कौन इधर सेंट्रल मेटल एटम? निकल है, निकल Ni, ठीक है ना। कौन इधर सेंट्रल मेटल एटम? निकल, समझा? आगे ये NH3 कौन है बोल? लिगेंड्स। कितने लिगेंड टोटल इधर? 6। समझ में आ रहा अच्छे से? फोटो खींच रहे, ठीक है। अब बताओ जो मेन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं था लिगेंड पहचानो सेंट्रल मेटल, ये नहीं था। मेन क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन पहचानना था। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन है? ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आया है, सो दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। काउंटर आयन कौन है रे? काउंटर आयन कौन है? Cl2, दिस इज काउंटर आयन। बात नहीं, बात नहीं। और क्या पूछा उसने कि इस रिएक्शन को आयनाइज करके दिखाओ, मतलब आयनाइजेशन रिएक्शन लिखो। क्या आएगा देख इधर देख, NiNH3 6 टाइम्स Cl2। जब ये टूटेगा तो अलग कौन होगा? खाली वो जो काउंटर आयन दिख रहा है बस वो अलग होगा। ये फेविक्विक से जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं होने वाला। क्या लिखेंगे हम लोग देख, NiNH3 6 टाइम्स प्लस Cl पे कितना चार्ज आता है? -1। हेलोजन पूरे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पे कितना चार्ज आता है? -1। कितना Cl है काउंटर आयन में? तो इधर क्या आएगा? +2, सॉरी 2। तो 2 × -1 -2, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर +2। ये आपका हो गया आयनाइजेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया बोल? आयनाइजेशन रिएक्शन। इजी। अब आपको क्वेश्चन में इतना ही बोला है, हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज नंबर बता। कितना है चार्ज नंबर? जल्दी बोल। +2। चार्ज नंबर कितना है बेटा? +2। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल बता। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट बता। कैसे निकालेंगे देख, सब लोग ध्यान से देख। NiNH3 6 टाइम्स +2, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? निकल का। यहाँ पर लिखेंगे X। अमोनियम पे कितना चार्ज होता है? अमोनियम पे कितना चार्ज होता है? अमोनियम पे कोई चार्ज नहीं होता है। अमोनियम इज अ न्यूट्रल ग्रुप। कैसा ग्रुप है वो? इधर एक ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, ये बन गई बॉन्ड, ये बन गई बॉन्ड, ये बन गई बॉन्ड, खत्म। ये बन गया अमोनियम। इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का है? चार्ज का है? नहीं है। तो NH3 इज ऑलवेज न्यूट्रल इन ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम। ये सब याद करो आप। साइनाइड पे -1 चार्ज है, अमोनियम पे कैसा चार्ज है बोल? कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल है। तो अमोनियम पे कितना चार्ज रहेगा बोल? 0, न्यूट्रल। अब इसका टोटल चार्ज नंबर के क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो देख निकल 1 है तो X प्लस अमोनियम पे 0 चार्ज है। कितना अमोनियम है? 6। दिस शुड बी +2। तो 6 × 0 0 नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। X कितना आ गया बोल? +2। मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इधर? +2। तो इसको लिखेंगे कैसा? Ni ब्रैकेट के अंदर रोमन में। सो दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, बट हमने इसको किए। जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है मेटल एटम का, वही IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में आप सब लिख लोगे, लिगैंड का नाम लिख लोगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख लोगे, सब कर लोगे। लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर में ना सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना है। जब दिखाओगे तभी कंप्लीट होगा। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने नहीं आता है, आप नाम सब लिख लो, ब्रैकेट में आप ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं दिखा पाओगे। नाम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ, मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे अभी इसका जब आप नाम लिखोगे, तो इसका नाम आएगा हेक्सा अमाइन। अमाइन नहीं बोलो, अमाइन बोलो, डबल M, ठीक है ना। हेक्सा अमाइन निकल, ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में 2 और फिर आएगा स्पेस और उसके बाद आएगा क्लोराइड। तो ये इसका नाम है, ये इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम है, हेक्सा अमाइन निकल, ब्रैकेट में रोमन नंबर 2 स्पेस क्लोराइड। तो अभी जो ब्रैकेट में मैंने 2 लिखा है, ये मेरे को कब निकालने आएगा? जब मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने आता है।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। समझ आ रहा है? तो अभी आगे जब हम लोग IUPAC करेंगे तो हर नॉमेनक्लेचर में हम लोगों को सबसे पहले क्या काम करना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। इसके अलावा इसी IUPAC के बाद हम लोग एक रूल सीखेंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। रूल का नाम है EAN रूल। क्या नाम है बोल? EAN रूल। बहुत से टीचर्स इसको EAN रूल भी कहते हैं। कौन सा रूल? EAN रूल। EAN रूल। तो EAN रूल निकालने के लिए भी सबसे पहला काम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना। क्या पता करना बोल? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। सबको एकदम अच्छे से समझा? अब आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट हेडिंग देखो, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की दिया हुआ है, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। बताए ना, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको चार्ज नंबर कहते हैं, और उसमें सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, द नेट चार्ज रिसाइडिंग, यानी जो नेट चार्ज होता है, द नेट चार्ज रिसाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड चार्ज नंबर। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया बोल? चार्ज नंबर का। अभी किसका डेफिनेशन दे रहे थे? ऑक्सीडेशन स्टेट का। सब लोग देखेंगे, लास्ट की लाइन देख, द चार्ज कैरिड बाय द मेटल आयन इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया, कुछ भी मिसिंग है क्या बोल? नहीं, सब समझ लिए। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, उससे पहले देख, उसने आपको बाकायदा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिया, देख रहे हो? एक कंपाउंड लिया और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाया। अब उधर ब्रैकेट में फिर से एक और क्वेश्चन है, और उसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ये पक्का होते जाएगा। कैन यू टेल मी क्वेश्चन पूछा है ना, देखेंगे कैन यू टेल मी उसने क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो कहाँ गए रे, ये अ कॉम्प्लेक्स इज मेड ऑफ कोबाल्ट ब्रैकेट के अंदर 3। इसका क्या मतलब है रे? मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट अपना सेंट्रल मेटल एटम है, पहला तो ये मतलब है, और दूसरा मतलब ये है कि उस कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। यानी द कोबाल्ट विल बी लाइक दिस, सी इधर देखेंगे, कोबाल्ट ऐसे रहेगा CO3+। समझा? आगे बढ़। एंड कंसिस्ट ऑफ 4 NH3। कितना NH3 है इसमें? 4 NH3 है, एंड 4 NH3 मॉलिक्यूल एंड 2 Cl- आयन, और 2 Cl- आयन। बोल कितना? 2 Cl- एंड 2 Cl- आयन एज लिगैंड्स। और ये दोनों किसके तौर पर है बोल? ये दोनों किसके तौर पर है? लिगैंड्स। तो आपको सेंट्रल मेटल एटम दे दिया, सेंट्रल मेटल एटम दे दिया, उसके ऊपर का ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया, और लिगैंड्स भी बता दिया। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन क्या पढ़, व्हाट इज़ द चार्ज नंबर एंड फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज नंबर क्या है और फार्मूला क्या है वो लिखना है। पहले फार्मूला लिखते हैं, बोर्ड पर देख। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स आयन को दिखा रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा। ये मैंने ले लिया ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर हम लोग सबसे पहले किसको लिखते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को। कौन है सेंट्रल मेटल एटम? कोबाल्ट। ज़बरदस्ती इधर पे नंबर 3 मत लिखो, फार्मूला लिख रहे हो, नाम नहीं लिख रहे हो, फार्मूला लिख रहे हो। तो इधर कोबाल्ट लिख दिए। अब किसको दिखाना होता है? लिगैंड को। तो लिगैंड में कौन है बोल? NH3। कितना है? 4। तो इसको ऐसा लिखेंगे NH3 4 टाइम्स। और कौन है? क्लोरीन। कितना है बोल? कितना है क्लोरीन? 2। तो Cl ट्वाइस। तो ये आ गया फार्मूला। ये क्या आ गया बेटा अपना? फार्मूला। एक आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, क्यों? कॉम्प्लेक्स आयन है ना, इसके ऊपर चार्ज दिखाना पड़ेगा हमको। तो चार्ज को कैसे दिखाऊँ सर? तो सब लोग ध्यान से देखना, कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? देख, कोबाल्ट पे कितना चार्ज है? +3। अमोनिया पे कितना होता है? अमोनिया पे कितना होता है? 0, अभी बताया था। Cl पे कितना होता है बोल? Cl पे कितना होता है? -1। तो इन सब का सम करेंगे तो चार्ज नंबर आएगा ना, इन सब का टोटल करेंगे तो क्या आएगा बोल? चार्ज नंबर। तो कितना आएगा देख? चार्ज नंबर +3 + 0, 0 कितनी बार है देख? 4 बार, प्लस -1 कितनी बार है बेटा? 2 बार। ये सब ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बोल? चार्ज नंबर मिलेगा। व्हाट विल बी चार्ज नंबर? सी यहीं पे लिखता हूँ। कितना आएगा चार्ज नंबर? देखो सब लोग, +3, 4 × 0 0, प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2, +3 - 2 +1। कितना आ रहा है चार्ज नंबर? +1। तो अब आंसर कंप्लीट हो रहा है। देखो टोटल चार्ज +1 है ना। सो दिस इज़ योर फार्मूला, दिस इज़ योर चार्ज नंबर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये सब कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं, आप चाह के भी नहीं कर सकते।
चाह के भी इसको रट्टा नहीं मार सकते, आपको इसको सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा कैसे हो। सो द मोर यू प्रैक्टिस दिस थिंग द मोर यू रिमेंबर दिस थिंग। और एक बार याद हो गया तो बहुत आसान चीज़ है, उल्टे हाथ का काम है, इतना आसान, कुछ मेहनत का काम नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज नंबर। अब नेक्स्ट स्टेडिंग है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? देख, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको सॉलिड स्टेट में भी पढ़ाया था, याद है? सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते थे? एक स्फीयर को नेबरिंग में कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, वो क्या रहता था? कोऑर्डिनेशन नंबर। इधर वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, इधर कुछ और है, एकदम सिंपल है। सेंट्रल मेटल एटम है, उसके सराउंडिंग में लिगैंड है, ये लिगैंड कितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ख़त्म। लिगैंड्स कितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर सब लोग देखना, हाँ इसको देख, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। लिगैंड कितना लगा हुआ इससे? 6। कौन सा है? Cl, साइनाइड। साइनाइड कैसा लिगैंड होता है? मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, हेक्साडेंटेड, कैसा होता है? मोनोडेंटेड। तो एक साइनाइड कितनी बॉन्ड बनाएगा? 1। तो 6 साइनाइड 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। खत्म, सिंपल, इतना आसान। ये सब छोड़ के आते तुम लोग, लाना थे तुम लोग को, एक एक मार्क्स में पूछता है, ये सब छोड़ के आते तुम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बोल? 6। समझ में आ रहा है? इधर देखेंगे इसको, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकल। लिगैंड्स कौन है? NH3। कितना है? 6। NH3 इज ऑल्सो मोनोडेंटेड लिगैंड। तो 6 अमोनिया मतलब कितनी बॉन्ड? 6 बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। खत्म हो गया। इधर आओ, यहाँ देखो, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। लिगैंड कौन है? सर 4 अमोनिया 2 क्लोरीन है। अमोनिया भी मोनोडेंटेड है, क्लोरीन भी मोनोडेंटेड है। 4 अमोनिया मतलब 4 बॉन्ड, 2 क्लोरीन मतलब 2 बॉन्ड, 4 और 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। समझ में आ रहा अच्छे से? इधर देख, एक एग्जांपल उठा दे, इधर देखना। CN का फुल फॉर्म साइनाइड है ना? हाँ बोल भी दी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मेरे को लगा ही था यहीं कहीं से आएगा। CN का फुल फॉर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? एकदम सिंपल, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगैंड जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अभी टेक्स्ट बुक वाली कुछ एग्जांपल्स मैं उठा के आपको बताता हूँ, ठीक है ना? एक एग्जांपल आपको वहाँ पे दी हुई है, 3-4 एग्जांपल तो यही दे दिया मैंने आपको, ये देखें 3-4 एग्जांपल यही दे दिया। लाइक वहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका COCN6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6। कैसे 6 है समझा ना रे? कैसे 6 समझा ना? इधर बीच में CO है और इसको 6 साइनाइड है, और साइनाइड कितनी बॉन्ड बनाता है रे? एक साइनाइड 1 बॉन्ड बनाता है ना, तो 6 साइनाइड 6 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बेटा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। करेक्ट है। अब एक टेक्स्ट बुक की एग्जांपल उठाते बेटा, तो लेट्स से मैं ये वाली एग्जांपल ले रहा हूँ, CO ब्रैकेट EN थ्राइस एंड द ओवरऑल चार्ज इज +3। ठीक है, अब बता इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर सबसे पहले तो आप हम लोग को ये बताओ, ये EN क्या वाला है? व्हाट इज दिस EN? इथिलीन डायमाइन का शॉर्ट फॉर्म है, इथिलीन डायमाइन का शॉर्ट फॉर्म है। तो सर ED होना चाहिए था, नहीं है, बस ख़त्म, EN है, बस ख़त्म, जो है सो है। इथिलीन डायमाइन का क्या सिंबल है बोल? EN। अभी इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर बनाए थे तो उधर नाम लिखे थे इथिलीन डायमाइन, बाजू में ब्रैकेट में EN लिख लो, और ये स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। तुम लोग अपने हीरो बन के इसको कैपिटल E मत कर देना, स्मॉल लेटर में ही होना चाहिए। लिखो, इथिलीन डायमाइन का सिंबल क्या है बेटा? EN। इथिलीन डायमाइन का सिंबल क्या है बोलो? EN। समझा? चल बोर्ड पर देख, पता चल गया EN कौन है। अब बता इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? जल्दी बोल। 6। अब तुम में से कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बोलेंगे इधर 3 है, 3 लिगैंड है, सर 6 लिख रहे हैं। मैंने क्या बोला था? कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ़ लिगैंड को बोलते हैं। बताओ मेरे को, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ़ लिगैंड को बोलते हैं? नहीं, लिगैंड 1 हो, 2 हो, 10 हो, 15 हो, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगी उसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी जो EN है, इथिलीन डायमाइन, इट इज़ नॉट अ मोनोडेंटेड लिगैंड,
ये मोनोडेंटेड लिगैंड नहीं है, कैसा लिगैंड है? बाइडेंटेड। तो एक इथिलीन डायमाइन कितनी बॉन्ड बनाएगा? 2, तो 3 कितनी बनाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। समझ आ रहा अच्छे से? सर इसको डायग्राम में कैसा दिखाते? तो इधर ध्यान से देख, बाइडेंटेड लिगैंड के बॉन्ड कैसा दिखाते? सब ध्यान से देखो, हाँ सब लोग ध्यान से देखो। सर बीच में कोबाल्ट, ओके। EN कितना है बेटा? 3 है ना, तो 1, ये 2, ये 3। अब 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ऐसा नहीं दिखाते, ये ऐसा नहीं दिखाते, रॉन्ग। 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को ऐसा दिखाते। सर काय को? बस अच्छा लगाने का अपने को, रंगोली बने, दिवाली आ रही ना, ठीक है। सो हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर देयर? सी 1 2 3 4 5 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। समझ में आ रहे? समझा सबको अच्छे से? ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल बहुत है। अभी सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे, नीचे बोल्ड करके दिया है, पूरा अंडरलाइन कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ metal ion in a complex is the number of ligands donor atom directly attached to it or the number of electron pair involved in the coordination bond. सर माँ कसम बता रहा हूँ, सब लिखा है, पर जो आप बताए वो नहीं लिखा है। आप बोले थे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और उधर पता नहीं क्या तो भी लिखा है, वही बात लिखी है, अलग तरीके से लिखी है। उसने क्या बोला देख, और के बाद देख क्या लिखा है, और के बाद देख क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन दी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो भाई एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एक पेयर होता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कितना पेयर होता है? एक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो वही मैं थोड़ा आसान तरीके से लिख दिया था, उसने थोड़ा हीरो बन के लिख दिया, एक ही बात फैंसी वे में लिख दिया उसने। समझ में आ रहा अच्छे से? वो लिखो या ये लिखो, सब चलता है, बस डेफिनेशन सही लिखो। नीचे आपको क्वेश्चन दिया है और कोऑर्डिनेशन नंबर पहचानना है, देखेंगे सब लोग। यूज़ योर ब्रेन पावर। नहीं ये नहीं, सॉरी, इतना दिमाग नहीं चलाएंगे। पेज नंबर 194, 194 आ गया। 194 पे, कैन यू टेल व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन, पहला वाला देख, COCl2 EN ट्वाइस। कौन कौन लिगैंड है उधर? 2 क्लोरीन है और 2 EN। EN बोले तो इथिलीन डायमाइन। क्लोरीन कैसा लिगैंड है? मोनोडेंटेड। क्लोरीन कैसा लिगैंड है? मोनोडेंटेड। तो 2 क्लोरीन मतलब कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। नेक्स्ट कौन है? इथिलीन डायमाइन। वो कैसा लिगैंड है? बाइडेंटेड। यानी एक इथिलीन डायमाइन 2 बॉन्ड बनाएगा। उधर कितना है? 2, तो वो कितना बनाएगा? 4। तो 4 और 2 6, खत्म। कोइंसिडेंट बोलते हैं, इत्तेफाक, ठीक है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इरिडियम इन द कंपाउंड IrC2O4 ट्वाइस Cl2। पहले बताइए C2O4 कौन है रे? C2O4 कौन है? ऑक्सिलेट। अभी पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया था, बाबा अस्तगफिरुल्लाह। C2O4 कौन है रे? ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट कैसा लिगैंड है? बाइडेंटेड। तो एक ऑक्सिलेट कितना बॉन्ड बनाएगा? 2। उधर कितने ऑक्सिलेट है? 2 है ना, तो 2 2 ज़ा 4। और कौन सा लिगैंड है देख? Cl कैसा लिगैंड है? मोनोडेंटेड। कितना क्लोरीन है? तो 2 क्लोरीन 2 बॉन्ड, तो ऑक्सिलेट के 4, क्लोरीन के 2, कितना हो गया? 6। समझा अच्छे से? इत्तेफाक। समझा? लास्ट वन प्लैटिनियम। बात नहीं, ऑलरेडी बारिश हो रही, बहुत चिल्लाना पड़ रहा है, खामोश हो। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लैटिनियम NO2 ट्वाइस NH3 थ्राइस, सॉरी NH3 ट्वाइस। तो NO2 कितना है बेटा? 2 है। पहले बता NO2 कौन से टाइप का लिगैंड है? एम्बीडेंटेड है ना, पढ़ाया था ना, एम्बीडेंटेड। अच्छा, एम्बीडेंटेड कितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है? एक ही बनाता है। तो यानी NO2 को भी आप मोनोडेंटेड ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो 2 NO2 कितनी बॉन्ड बनाएगा? 2। NH3 कैसा होता है? वो भी मोनोडेंटेड होता है, पर डेंटिसिटी कितनी होती है? मोनोडेंटेड ना, एक NH3 एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो 2 NH3 2 बॉन्ड बनाएगा, तो उस वो भी कितना है देख? 2 है, तो 2 ये 2 वो, कितना हो गया? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, नॉट 6। हाउ मच इट इज़? 4। समझा अच्छे से? तो यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेशन नंबर भी खत्म। सही है। नेक्स्ट चढ़ेंगे आपको यस बच्चा, नेक्स्ट चढ़ेंगे आपको डबल सॉल्ट। बात नहीं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किधर गिरे हो? यहाँ पे दे, छोड़ रहे इसको, छोड़। डबल सॉल्ट एंड
ये क्या हो गया? देखो डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक एक मार्क्स का डेफिनेशन आता है, या तो 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट या फिर कंपेयर या डिस्टिंग्विश बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो एक ही मार्क्स का डिस्टिंग्विश है, मतलब एक ही पॉइंट गए, सॉरी, एक डेफिनेशन दूसरा एग्जाम्पल खत्म, ऐसा। तो उसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करना है आपको। इज इट वेरी मच क्लियर? तो डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो डबल सॉल्ट एंड, कहाँ गिरे, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब जरा ध्यान से देख, डबल सॉल्ट क्या होता है मालूम, इसमें भी बहुत सारे आयन रहेंगे, बहुत सारे, 5 6 7, जैसे इधर एक कितने आयन थे, इधर कितने आयन थे, 4 पोटेशियम, 1 कोबाल्ट, 6 साइनाइड, कितना हो गया, 6 4 10 और 1 11। तो ऐसे डबल सॉल्ट में भी ना बहुत सारे आयन रहेंगे। तो आपको देखने में तो ऐसा लगेगा पक्का ये भी बैकग्राउंड म्यूजिक है क्या ये बैकग्राउंड म्यूजिक है? तो डबल सॉल्ट में भी बहुत सारे आयन रहेंगे, आपको देख के ऐसा लगेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा नहीं। और जब आयनाइज होगा ना तो उसके एक एक आयन एक एक सेपरेट अलग होते जाएंगे, सारे आयन आयनाइज हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या वो? नहीं। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, बोल डबल सॉल्ट। डेफिनेशन अंडरलाइन करो, फिर एग्जाम्पल समझाऊंगा तो और अच्छे से समझेगा। देख डेफिनेशन क्या है बेटा, डबल सॉल्ट, अ डबल सॉल्ट डिसोसिएट्स इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपलर आयन। एक डबल सॉल्ट पानी में जाकर पूरा डिसोसिएट होता है, किसमें, सिंपल आयन में। एक भी कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा क्या, नहीं, पूरा का पूरा क्या बनेगा, बोल सिंपल आयन। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए सब लोग। अभी एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल आपको दिया है मोर सॉल्ट, और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, तुम्हारे केमिस्ट्री के वाइवा का क्वेश्चन है, टीचर लोग पूछते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट। तो पहली एग्जांपल आपको दी हुई बेटा मोर सॉल्ट, दिखा रहे थे, अरे आई एम सॉरी, उठा देता, रुक जा, ये बात नहीं करेंगे रे। तो देख केमिस्ट्री के वाइवा में ना टीचर लोग क्या करते हैं, वाइवा का मकसद क्या रहता है मालूम, आपको तोड़ना। अब आप जब टूट जाओ, स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे, आप जब टूट जाओ, अब अच्छे बच्चे वो होते हैं जो कम से कम 2-3 स्टेज तक पहुँचे, उनको फुल मार्क्स मिलते हैं। वाइवा में नहीं बोलो, वाइवा में नहीं बोलो, वाइवा 2 मार्क्स का रहता है बस, उससे ज़्यादा का नहीं रहता है। लेकिन वाइवा टीचर लोग क्यों लेते हैं मालूम, तुम्हारी औकात पता करने के लिए कि तुम कितने मार्क्स डिजर्व करते हो। एज अ प्रैक्टिकल एग्जामिनर बता रहा हूँ, हम लोग खुद जब प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं यही मकसद होता है वाइवा लेने का। वाइवा लेने का ये मकसद नहीं रहता कि 4 क्वेश्चन करो, 2 मार्क्स दो, 1 मार्क्स दो, आगे बढ़ो, नहीं। वाइवा लेकर हम लोग बच्चा कितना पानी में ये पता लगाते हैं, और उससे ये पता लगाते हैं कि ये बच्चा कितना मार्क्स डिजर्व करता है। समझ रहा है? अब अगर आप स्टेज 2 स्टेज 3 तक जाकर टूट रहे हो, इट मीन्स यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू हैव स्टडीड समथिंग, आपने कुछ पढ़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बच्चे के आगे स्टार मार्क या फिर ऐसा डॉट या कोई तो भी सिंबल लगा लेते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर टीचर लोग क्या करते हैं, 3 डॉट लगा लेते हैं कि मतलब मैंने 3 क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन पूछा, इसने 3 तक आंसर दे दिया, ऐसा 3 डॉट लगा देते हैं। नाउ वी मेक श्योर कि ये बच्चा 30 में से 30 पा रहा है, वो हमारा काम है। वील मेक इट श्योर कि इस बच्चे को मिलना चाहिए 30, ये डिज़र्विंग कैंडिडेट है। अब आपने 4 में से 2 ही आंसर दिए, 2 आंसर नहीं दिए, तो उधर 2 डॉट पड़ जाएंगे, 2 डॉट पड़ जाएंगे। मतलब ये बच्चा चलो नहीं भी 30 अगर मिल रहा है तो 28-29 तक तो इसको मिल जाना चाहिए। बच्चे ने पढ़ा तो कम से कम पढ़ा, बहुत नहीं पढ़ा तो कुछ तो पढ़ा। अब 1 डॉट लगा है, मतलब 1 आध आंसर आप मुश्किल से दे दिए, इजी आसान। 4 पूछा, 5 पूछा, अलग बदल बदल के पूछा, 1 आध आप दे दिए, तो उसको हम लोग देखते हैं कि चलो 25-26 तक भी मिल जा रहा है तो ठीक है, यानी 20 के ऊपर ही रहना चाहिए, 25 के ऊपर ही रहना चाहिए। ऐसा आपने कुछ आंसर नहीं किया, अभी मार्क का क्रॉस ओवर दे कि इसको कुछ नहीं आता जाता है। ये बच्चा सब भी लिख के आएगा ना तो इसको 30 तो नहीं देना है, ही इज़ नॉट अ डिजर्विंग स्टूडेंट, इसके मार्क्स कम करने। तो वाइवा आपकी कैपेबिलिटी पता करने के लिए होता है कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है एंड व्हाट इज़ द मार्क्स यू डिज़र्व इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो द रेंज इज़ 20 से 30 के बीच में आपको मार्क्स मिलता है। 20 के नीचे कोई कॉलेज वाले नहीं देते, क्योंकि उनको पता है 20 के नीचे दिया पक्का फेल होने वाला है, पक्का थियरी में तो कुछ करेगा नहीं, पक्का फेल होने वाला है, और फिर रिजल्ट कॉलेज का ख़राब होता है। तो 20 के नीचे किसी को नहीं दिया जाता है अनटिल एंड अनलेस जब तक आप टीचर की नाज में ना रहो एकदम। ऐसा टीचर आपको पूरा साल नज़र में रखा है, बेटा तेरे को तो एक ही दिन देखूंगा तेरे को, 100 सुनार की 1 लोहार की, तो फिर तुम 10 के 10 क्वेश्चन भी आंसर कर दोगे ना, तुम मार्क्स लेके दिखाओ, क्योंकि तुम टीचर की नज़र में हो ना, एकदम से फेवरेट स्टूडेंट हो तुम एकदम। उसको तो ऐसा टीचर देखते रहता है कि इसको तो एक ही दिन बताऊँगा मैं, इसका पूरा साल है, मेरा एक दिन आएगा बस। समझ आ रहा है? तो ऐसे स्टूडेंट को कम मार्क्स दिए जाते हैं। और एक कुछ वाहियात बच्चे होते हैं ना, मतलब एकदम ही नालायक, जो ऐसा समझते हैं कि मैं टीचर का दामाद हूँ, ऐसा मेरे को एकदम दामाद वाला ट्रीटमेंट देंगे टीचर,
है कि नहीं। प्रैक्टिकल बुक मंगा रहे टीचर, नहीं लेके आ रहा है, पीछे पढ़ के मंगा रहे, कॉल करके, बच्चे से बुलवा के, व्हाट्सअप मैसेज करके नहीं लेके आ रहा है। और जब लेके आ रहा है तो उसमें डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, आधे डायग्राम बने, आधे डायग्राम नहीं बने, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, कुछ कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे बच्चे पे एकदम फ्रस्ट्रेशन होता है ना, तो फिर उसको प्रैक्टिकल का मार्क्स पूरा नहीं मिलता, क्योंकि जर्नल पे आपके सीधे सीधे अक्खे 5 मार्क्स है, तो वो तो उसने वैसे ही गवा दिया। प्रोजेक्ट पे अक्खा 5 मार्क्स है, वो भी उसने ऐसे ही गवा दिए, समझा रहे। तो ऐसे सब बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, वरना 20 से 30 के बीच में मार्क्स मिलता है। एंड इफ़ यू विल आंसर 1 or 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन इन वाइवा, द टीचर विल मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग 30 मार्क्स, बिलीव मी, बिकॉज यू आर डिजर्विंग। तो वाइवा का मकसद होता है आप कहाँ तक टूट रहे हो वहाँ तक लेके जाना। अब जैसे ये चल रहा है वाइवा, तुमसे टीचर पूछेगा टेल मी द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट। अब आप मोर सॉल्ट, हाँ आप एक्टिंग करते हो कि आते हो, फिर बाद में बोलते हैं टीचर यू डोंट रिमेंबर, हाँ मैडम कल पढ़ा था भूल गया सॉरी। फिर टीचर दूसरे क्वेश्चन पे भाग जाता है, समझ जाता है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल इजी करता है, वो भी नहीं है, थोड़ा और क्रॉस मार के आगे बढ़ता है, चले अपना काम कर, टाइम पास मत कर, है कि नहीं। लेकिन आपने बता दिया हाँ दिस इज़ दी फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट, आपको आता है बता दिया, तब टीचर दूसरा क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ अ मोर सॉल्ट, इट इज़ अ डबल सॉल्ट और इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं है, पर ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आपने आंसर दे दिया मैडम इट इज़ अ डबल सॉल्ट, आप सेकेंड स्टेज भी पार कर दिया। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स आयन और अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। दिस इज स्टेज 3। देन यू विल टेल कि मैडम कॉम्प्लेक्स आयन को जब डिसोसिएशन होता है पानी के अंदर तो वो अपने सारे सिंपलर आयन्स में टूट जाता है, पर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहता है इसका काउंटर आयन डिसोसिएट होता है पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिसोसिएट नहीं होता, तो कॉम्प्लेक्स आयन बन के डिसोसिएट होता है। एक्सीलेंट, डू योर वर्क। आगे ऐसा तो 3 लेवल तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। अगर 3 लेवल तक बच्चा पहुंच गया ना, ठीक है, सैल्यूट, आगे बढ़ो, काम कर बेटा अपना, तेरे को 30 मिल जाएगा टोटल। ऐसा बायो का वाइवा चल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय डायबिटीज़ मेलाइटिस, या टेल मी द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, डू यू नो देयर आर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो बच्चा बोलता है नो। पूछते ना इज़ देयर अ टाइप ऑफ डायबिटीज़ और व्हाट, डायबिटीज़ की टाइप्स होती है, तो बच्चा बोलता है नो। तो टीचर बोलती है वेरी गुड, काम कर अपना। अब आपने बोल दिया यस मैम, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, 2 टाइप्स आर, नेम देम, डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ इंसिपिडिस। व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस, आपने बता दिया, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड का। व्हाट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडिस, एडीएच का सिक्रीशन कम होता है, वाजोप्रेसिन का सिक्रीशन कम होता है, वाटर रिटेन नहीं हो पाता है बॉडी में, यूरिन के थ्रू वाटर बाहर जाने लगता है। वेरी गुड बेटा, डू योर वर्क, खत्म हो गया। ऐसा तो ऐसा लेवल्स तक लेके जाते हैं टीचर्स आपको जज करने के लिए कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। आप डाइसेक्शन कर रहे हो फ्लावर का, आपसे पूछ लेंगे कौन से टाइप की ओवरी है, पेंटालोक्युलर, क्यों है पेंटालोक्युलर, कार्पल कैसा है, सिन कार्पस है, मोनोकार्पलरी है, मल्टी कार्पलरी है, एपोकार्पस है, सिन कार्पस है, एंथर कैसा है, एक्सपोर्ट है, वर्सटाइल है, कैसा है, ऐसे सब क्वेश्चंस आपसे करते हैं ताकि आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज पता चले, लेकिन प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही। अब आप फ्लावर का डाइसेक्शन करें तो आपको माइटोसिस से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हाँ क्या किया बेटा फ्लावर का डाइसेक्शन किया, चल मेटाफेज की खास बात बता। ऐसा नहीं होता है, हाँ ऐसा नहीं होता है। आपके सामने टेबल पर जो प्रैक्टिकल रखा हुआ है उसी से रिलेटेड आपकी चैप्टर की, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज चेक की जाएगी। आपने बोल दिया यू गेट 30 मार्क्स, समझ में आ रहा है। खैर तो डबल सॉल्ट हम लोग किसको बोलते हैं, वाटर में जाएगा, डिसोसिएट होगा कैसा, कम्प्लीटली इनटू, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्प्लीटली इनटू सिंपल आयन, एक भी कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा नहीं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज मोर सॉल्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट, यू हैव टू रिमेंबर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, ठीक है ना, NH4 ट्वाइस, अमोनियम ग्रुप है 2 बार, फिर से एक SO4 है एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट। सर ये याद करना है, बिल्कुल यही याद करना है, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6H2O। अब ये कैसे ब्रेक होगा, देख सारे आयंस टूट के अलग होंगे हैं इसके। जब आप इसको पानी में डालोगे, ठीक है ना, जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये गीला हो जाएगा, सारे आयंस में टूटेगा। सबसे पहला आयन इधर क्या बन रहा है, देख Fe, तो सबसे पहला आयन बनेगा बेटा इधर Fe2+। दूसरा आयन कौन सा है, देख SO4 2-। अब ये भी कितना बनेगा, देख 1 2 SO4 2-। और तीसरा आयन कौन सा बनेगा बेटा, NH4 पे चार्ज आता है, NH4+ पॉजिटिव चार्ज है, इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स है, 2। समझ में आ रहा है। और लास्ट में वाटर दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाटर मिल करके पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो एक Fe2+ आयन बना है, 2 SO4 2- आयन बना है, 2 NH4+ आयन बना है। दिस इज अ डबल सॉल्ट। एक भी कॉम्प्लेक्स आयन दिख रहा है क्या इसमें भाई, एक फेरस आयन है, एक सल्फेट आयन है, एक अमोनियम आयन है, देयर इज नो कॉम्प्लेक्स आयन ओवर हियर। तो ये कौन सा सॉल्ट हुआ बोल,
डबल सॉल्ट, पर दिखने में तो ऐसा अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि रहेगा ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये दिखता कॉम्प्लेक्स जैसा है पर होता नॉर्मल सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। एक और डबल सॉल्ट दिया आपको, इसका भी आपको नाम याद रखना है, ये भी वाइवा क्वेश्चन है। कार्नलाइट सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट बेटा, कार्नलाइट सॉल्ट, ठीक है। लेकिन दोनों में ज़्यादातर टीचर्स मोर सॉल्ट ही पूछना है वाइवा में। तो दूसरा डबल सॉल्ट है आपको कार्नलाइट सॉल्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला, KCl MgCl2.6H2, ठीक है ना। कितने सारे आयन देख, इसमें भी पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है। इसको भी जैसे ही आप वाटर में डालोगे ये अपने सारे आयन्स में टूटेगा। सबसे पहला आयन कौन सा बनेगा बोल, K+। सबसे पहला आयन कौन सा बनेगा बोल, K+, पोटेशियम आयन। दूसरा आयन Cl-, कितना बनेगा रे, एक इधर दो इधर, कितना हो गया 3। नेक्स्ट आयन मैग्नीशियम Mg2+, ख़त्म। तो ये सब आपके डबल सॉल्ट है, ये सब आपके कौन से सॉल्ट है बेटा, डबल सॉल्ट। अब नेक्स्ट रहेगा अपना कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, डेफिनेशन देखेंगे बेटा सब लोग। अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट इन वाटर विथ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन। ये टूटेगा तो सारे के सारे सिंपल आयन बनेंगे क्या, नहीं, कम से कम कितना कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं बोल, ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं बोल, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जांपल इतनी सारी दे चुका हूँ, वो पहली वाली, ये दूसरी वाली, इतनी सारी है ना। एक एग्जांपल वहाँ पे भी दिए देख, K4FeCN6, K4FeCN6। सेंट्रल मेटल एटम कौन है इधर, इधर देख, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe, लिगैंड Cn, ठीक है ना। काउंटर आयन K4, ये पोटेशियम काउंटर आयन। समझ में आ रहा अच्छे से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखिए कैसा चुप हो गए। 6 है नालाइको, साइनाइड है, मोनोडेंटेड है, 6 साइनाइड 6 बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। धक, पढ़ाने का मन ही नहीं करता तुम लोग कसम से। ऐसा चुप हो गया, ऐसा गूंगे बन गए जैसे 2-3 लेक्चर पहले पढ़ाया था ना। अभी बताया था साइनाइड मोनोडेंटेड, वो एक एग्जाम्पल ऊपर बनी हुई है, उसको भी देख लेते तो आंसर आ जाता। ये लोग एक दिन में तो याद नहीं हो रहा, तुम लोग को पता नहीं कैसे बोर्ड तक याद रखेंगे। पढ़ाई लिखाई करा करो, थोड़ा दिमाग जिंदा करके बैठा करो। देख उधर कैसे टूटेगा, देखिए कैसे टूटेगा, देखिए ये पूरा अलग होने वाला है क्या बोल, ये पूरा अलग होगा क्या, नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, अलग नहीं होगा। कौन अलग होगा, खाली पोटेशियम। कितना चार्ज आएगा उस पर, +4। बचा कौन, FeCN6। अच्छा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, 4 × +1 + 4, तो इस पर कितना आएगा, -4। तो यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया टॉपिक डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एकदम अच्छे से समझा बेटा। किसी को कुछ डाउट है इसमें बोल, नहीं ना, चलो लिखो, लिखेंगे सब लोग।